कहेंगे हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 सप्ताह या 10 दिन दीजिए। इसके लिए सृजन की किताब जो है सृजन प्रकाशन की, वो अच्छा लिखा है। इसके अलावा सबसे अच्छी बुक रमेश प्रसाद की है, बिहार इतिहास कला एवं संस्कृति। ये सभी के पास होना ही चाहिए निश्चित रूप से, और एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें सभी। एम लक्ष्मीकांत, वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका सिलेबस है, जितना आपको पूछा जाता है। प्रश्न इससे बाहर नहीं है, चाहे वो कला से हो या फिर जो जनजातीय आंदोलन है या राष्ट्रीय आंदोलन जो के अलग अलग भाग हैं, जिसमें कि बिहार का योगदान अक्सर पूछा जाता है। 1857 की क्रांति है, और इसके अलावा जो 3 मुख्य विचारक हैं जिनको पढ़ना है, गांधी जी, नेहरू जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हालांकि 1-2 बार से देखा जा रहा है कि कभी कभी जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, इनका भी पूछ दिया जाता है। लेकिन हमारे पास अगर हम इन 3 विचारकों को पढ़ लेते हैं, जिसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी और नेहरू जी, इन तीनों को पढ़ लेते हैं, तो फिर अगर उधर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लिखने के लिए। तो जैसे इस बार का इतिहास में देखा जाए तो कला में हर वर्ष एक प्रश्न तो आता ही है कला से। तो तैयारी मेरे विचार से हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया जाना चाहिए। थोड़ा सरल होता है, और ज़्यादा चूँकि आपके पास समय नहीं है, तो हम कहेंगे हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 सप्ताह या 10 दिन दीजिए। 2 या 3 प्रश्न रोज़ लिखिए। 14-15 प्रश्न है, 7 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कल हम टेस्ट लिए थे जो हिस्ट्री का, तो उसमें मौर्य कला और पालकालीन कला, 2 कला उसमें हम लोग उसको ये किए थे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कला के क्षेत्र में जो 2 प्रश्न आता है, जैसे पटना कलम शैली पिछली बार पूछ दिया है, तो पालकालीन कला और मौर्यकालीन कला, उसमें विशेष रूप से सब लोग क्या करते हैं, जैसे हम कल टेस्ट लिए थे तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जो उनको याद है एक मुख्य रूप से कला की, जैसे पालकालीन कला की विशेषताएं या मौर्यकालीन कला की विशेषताएं, जो उनको रटा हुआ है, याद है, बस उसको वो उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है ना। कभी कभी आलोचनात्मक विवेचना पूछता है, कभी उसका योगदान भी साथ में पूछता है, विशेषताएं बताते हुए, है ना। बिहार की कला में उसका योगदान बताइए। जैसे हम कल जो प्रश्न दिए थे टेस्ट में, उसमें मौर्य काल की सिर्फ स्थापत्य कला और लोक कला के बारे में पूछे थे, तो इन दोनों पर विशेष फोकस करते हुए लिखना था। बहुत लोगों ने उस पर धार्मिक प्रभाव, बुद्धिस्ट का प्रभाव, बौद्ध धर्म के प्रभाव को भी विस्तार से लिख दिया, जो हम नहीं पूछे थे। अगर हम ये पूछेंगे कि मौर्यकालीन कला की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उस पर जो है बुद्धिस्ट के या धार्मिक प्रभाव का भी चर्चा करें, तब हम लोग उसको लिखेंगे। तो टू द पॉइंट लिखना चाहिए, जो पूछा गया है वही लिखेंगे तो अच्छा उत्तर, मतलब अच्छा अंक आएगा उसमें, बिल्कुल। और इससे हम व्यर्थ के भी समय उसमें देने से बचेंगे। जैसे जिन्होंने वो लिखा है, जब हम नहीं पूछे थे तो बेकार लिखा, उसमें समय भी गया। तो इससे अच्छा है कि प्रश्न को समझ लें, उसको हर आयाम पढ़ करके रखें, हर डायमेंशन से पढ़ लें, लेकिन जितना सब पूछा जाए उसको ही विशेष रूप से फोकस करते हुए लिखें। अगर आप जानते हैं कि उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, तो 2-4 लाइन उसमें लिखा जा सकता है कि जो स्थापत्य कला है उस समय की, या लोक कला, सभी पर बौद्ध धर्म का जो है स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 2-4 उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन उस पर पूरा एक पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इतिहास से स्टार्ट करिए आप लोग पहले तैयारी। सबसे पहले इतिहास में कला पक्ष, कला का जो 2 प्रश्न है इस बार के लिए, मौर्यकालीन कला और पालकालीन कला, इसको पढ़ लीजिए, दोनों को तैयार कर लीजिए। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह हालांकि पूछा जा चुका है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के कई आयाम हैं, तो इसलिए उसको भी किया जाना चाहिए। जैसे इस बार पूछा है चंपारण सत्याग्रह क्या था, प्रश्न निर्णायक बिंदु था, लेकिन उसमें गांधी जी का योगदान पूछा जा सकता है, यानी उनकी भूमिका, है ना। इसके अलावा गांधी जी को उसने किस प्रकार चंपारण सत्याग्रह ने एक राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय आंदोलन के जो है एक नायक के रूप में स्थापित किया, ये पूछा जा सकता है ना। चंपारण से एक बार पूछा गया था 56वीं में, चंपारण सत्याग्रह ने आगे आने वाले किसान आंदोलनों को किस प्रकार प्रभावित किया है ना।
इसलिए चंपारण सत्याग्रह हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है यहाँ, तो उसको फिर से देख लेंगे, वो पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति और उसमें विशेष रूप से बिहार और कुंवर सिंह का उसमें जो योगदान था उसको ज़रूर उसको पढ़ लेंगे। और इसके अलावा 3 हमारे यहाँ और जो है आंदोलन जो प्रमुख हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आमतौर पर बस बिहार का योगदान पूछा जाता है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान प्लस एक आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण की भूमिका वो पूछा जाता है एक अलग से। तो उसको हम बताए भी हुए हैं, जिसके पास नहीं है हम वो शेयर कर देंगे, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, वो हम दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। और इसके अलावा जनजातीय विद्रोह हैं 2, संथाल विद्रोह और मुंडा, और ये दोनों पूछा जा चुका है पिछले बार, तो संभावना कम बनती है। और राष्ट्रीय आंदोलन में से एक 2 प्रश्न और बनते हैं। एक सीधा सा प्रश्न बनता है पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सबका लिखना पड़ेगा। यह कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रीय आंदोलनों में जो जितने भी आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है या भारत छोड़ो है, इन सभी में बिहार में महिलाओं की भूमिका क्या रही है ना, वो अलग से एक प्रश्न बनता है। तो वो तीनों हम अगर अलग अलग हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर वहाँ पर जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से हम लोग अपना उत्तर जो है लेखन अपना बदल लेंगे, है ना, उसका जो व्यू है उसको चेंज कर लेंगे, लिखने का पैटर्न अपना चेंज कर लेंगे। अगर महिलाओं के बारे में पूछेगा तो चूँकि हमने सभी का योगदान पढ़ा है, तो जो तीनों आंदोलनों में जो महिलाओं का योगदान रहा है उस पर फोकस करते हुए उत्तर लिख सकते हैं। इतना आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा गांधी जी के विचार पूछे जा चुके हैं, नेहरू जी के 20 बार पूछे जा चुके हैं, तो संभावना बनती है टैगोर के विचार पूछने की, लेकिन फिर भी मेरे विचार से गांधी जी के विचार फिर भी पढ़ लेने चाहिए, है ना। इतना जैसे जो विचार के अतिरिक्त हम जितना बताएं, अगर उसको पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता है विचार वाला प्रश्न लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 या 7 प्रश्न पूछते हैं, उसमें 3 ही लिखना होता है आपको, 6 में से 3, और उसमें भी छठा या 7वां प्रश्न जो होता है अक्सर उसमें क ख ग करके टिप्पणी पूछा जाता है शॉर्ट नोट। तो वहाँ से अच्छा रहेगा कि हम लोग 3 इधर से ही लिखना है, शॉर्ट नोट से बचा जाए, ठीक है। तो इस तरह से इतिहास को जितना जल्दी हो आप लोग 1 सप्ताह में अपना लिख के ख़त्म कर लीजिए। आपके पास अपना बनाया हुआ नोट्स एकदम हो जाना चाहिए, ये सबसे सरल होता है, इसकी तैयारी भी कम समय में हो सकती है और अधिकांश लोग जानते हैं कि क्या पूछा जाना है ना प्रश्न, तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। इसके लिए सृजन की किताब जो है सृजन प्रकाशन की, वो अच्छा लिखा है। इसके अलावा सबसे अच्छी बुक रमेश प्रसाद की है, बिहार इतिहास कला एवं संस्कृति, ये सभी के पास होना ही चाहिए निश्चित रूप से, और एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें सभी। तो ये हो गया इतिहास। दूसरे नंबर पर पॉलिटी की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के अलावा एक दूसरा टॉपिक है वो जिसमें कि आपके पास फिक्स है, जो आपके पास टॉपिक है वो एकदम तैयार है कि ये सब टॉपिक है, उसको हम शेयर किए हुए हैं। जैसे किसी ने कहा लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका सिलेबस है, जितना आपको पूछा जाता है। ऑप्शनल के लिए वो ठीक है, हाँ। तो हम दो रूप में उसको बांटे हुए हैं, जो हम बनाए हुए हैं, हम ग्रुप में शेयर किए हैं, हम दोबारा शेयर कर देंगे उसको। 2 रूप में बनाए हुए हैं। पहला है जो पारंपरिक ढंग के प्रश्न होते हैं, और दूसरा है अप्लाइड, जो कि समसामयिक मुद्दों से जोड़ करके पूछा जाता है। तो अभी के समय में देखा जाता है पॉलिटी में या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, इन सब में क्या देखा जा रहा है कि प्रश्न का जो है वो 2 पार्ट होता है हर प्रश्न का। एक प्रश्न जो हाफ प्रश्न होता है वो होता है पारंपरिक ढंग का, और फिर आधा उसमें कोई ना कोई टेल जोड़ा जाता है, कोई पूछ उसमें लगाया जाता है, और उसको अप्लाइड बनाया जाता है। अभी के जो है समसामयिक मुद्दों से उसको जोड़ा जाता है। जैसे कि बैठ जाओ, जैसे उदाहरण के तौर पर मौलिक कर्तव्य, हम लोग सबने पढ़ा है मौलिक कर्तव्य, वो एक टॉपिक है पॉलिटी का। तो मौलिक कर्तव्य अब उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि सीधे सीधे आपको पूछ दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में है, वो क्या है, या संविधान में जो है कौन से अनुच्छेद में है,
यह पूरे कितने मौलिक कर्तव्य हैं सभी का आप जो है सभी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें, ऐसा सिर्फ नहीं आता है प्रश्न, कभी नहीं। वो इस तरह से प्रश्न पूछेगा उदाहरण के तौर पर कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए, ठीक है, संविधान में उल्लेखित सभी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए चर्चा करें कि आज के संदर्भ में मौलिक अधिकारों से ज़्यादा महत्व मौलिक कर्तव्यों का हो गया है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह हाँ नहीं, मतलब उसको आज के संदर्भ से जोड़ करके, वैसे ही जैसे हम लोग जानते हैं भारत राज्यों का संघ है ना, और संघात्मक ढांचा है, लेकिन इसका झुकाव केंद्र की तरफ है, ये हम लोग जानते हैं। भारत है, संघात्मक स्वरूप है भारत के का जो प्रशासनिक ढांचा है जो, लेकिन ये क्या है, इसका झुकाव केंद्र की ओर है। तो कुछ राज्य हम अक्सर देखते रहते हैं अभी के समय में, तो आपको पूछा जाएगा भारत के संघीय स्वरूप का की विवेचना करें तथा साथ में यह बताएं या चर्चा करें, यह अपनी राय दें कि क्या कुछ राज्य जो ज़्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं, क्या उनको दिया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपको हर चैप्टर में जितना भी टॉपिक है पॉलिटी का, उसमें सभी का इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में भी आपको समसामयिक संदर्भ से जोड़ करके उसको पढ़ना पड़ेगा, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटी का जो हम बनाए हुए हैं, इसका पूरा एक एक करके पूरा अभी जो पारंपरिक प्रश्न है, और अप्लाइड तो बदलते रहता है, तो वो इस वर्ष के लिए अभी जो एग्ज़ाम होगा अभी के लिए वो अलग होगा। जैसे हम लोग जब दिए थे उस समय एक देश एक चुनाव, ये CAA, UAPA, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि नया उसमें ये सब टॉपिक आया था। अभी के समय में क्या हो सकता है, जैसे जब 370 हटाया गया था उस वर्ष, वो बहुत हॉट टॉपिक था। इसी तरह से अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उनको, अच्छा एक चीज़ ये भी है, हम लोग ये कैसे समझेंगे, ये कैसे जानेंगे कि मौलिक अधिकार इस बार इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा, इस बार मौलिक कर्तव्य ज़्यादा पूछे जाने का चांस है या नहीं है। तो हम लोग वही देखेंगे कि अभी चर्चा में क्या है, ठीक है, चर्चा में क्या है, और उसी हिसाब से हम लोग टॉपिक को चुनेंगे। और कुछ पिछला देख लेंगे प्रश्न, पिछले वर्ष में कौन कौन सा टॉपिक उठाया गया था, तो आमतौर पर उसको रिपीट नहीं किया जाता, तो उसको छोड़ करके बाकी चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पारंपरिक जो ढंग के प्रश्न हैं वो हम लोगों को आना ही चाहिए। और उसके लिए फिर आप जो बुक पढ़ें, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, KBC पढ़ें, सृजन पढ़ें, जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, जिसमें आप फ्रेंडली हैं, आपको लगता है कि इसको पढ़ के हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, उनका क्या महत्व है, उनमें संशोधन हो सकता है या नहीं, कब कब संशोधन हुए हैं, उनको लेकर कब कब सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन सा वाद चला है, ये सारा चीज़ किसी न किसी बुक से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप M लक्ष्मीकांत से पढ़िए या आप जिससे भी पढ़िए। ठीक है, ये कोई भी बुक आप लोग, अच्छी बुक है कोई भी चूज़ कर लीजिए, और ये पूरा पॉलिटी वो टॉपिक हम आपको देंगे, और उस टॉपिक को किसी भी बुक से आप पढ़िए। तो जो पारंपरिक ढंग के प्रश्न हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो जानना ही होगा सबको, क्योंकि हाफ प्रश्न तो उसी से लिखेंगे आप। और उसके बाद जो अप्लाइड ढंग के प्रश्न है उस पर कुछ हम लोग कुछ किताबों में मिल जाएगा, कुछ हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, कुछ हम ग्रुप में डाल दिया करेंगे, और उसमें से जो दृष्टि IAS का जो YouTube चैनल है उसमें जो ऑडियो आर्टिकल है उसको सुनना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभप्रद है वो। तो उसमें पॉलिटी है, इसके अलावा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, सभी मुद्दे, करंट अफेयर्स के सभी मुद्दे उसमें अक्सर ऑडियो आर्टिकल में देते रहते हैं, और बहुत छोटा रहता है, 10 मिनट में आप सुन सकते हैं पूरा। और उसमें जितना रहता है कीवर्ड रहता है, कीवर्ड्स को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, वही आपका कीवर्ड्स है जो उसमें स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं या उसको उतार सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप उसको नोट कर लीजिए, और बाद में फिर उसको जो उसमें बोलता है उसको अच्छे से सुनिए, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने से उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए पूरा हम दिए हुए हैं ग्रुप में, हम फिर से उसको आज शेयर कर देंगे। ठीक है, वो पूरा हम बनाए हुए हैं, अप्लाइड भी और वो भी, दोनों एकदम, हाँ, टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं पूरे पॉलिटी का, तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो बचता है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस टेक, इस तीनों में मेरा मानना है कि इनकी तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। इन तीनों की तैयारी एक साथ होनी चाहिए। एक साथ किस रूप में, जैसे कोई भी मुद्दा है,
कोई भी टॉपिक बताइए आप ही लोग ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का। ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ये तो साइंस टेक का टॉपिक है ना। तो अब ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तो ये एक टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसको सभी डायमेंशन से देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या इसमें डायमेंशन होगा। सबसे पहले तो जो वो पारिभाषिक शब्दावली एक आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग, तो वो क्या चीज़ है वो हम लोग जानेंगे। उसके कारण क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, और उपाय में दो प्रकार के, एक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या बिहार, अगर बिहार राज्य में अलग से उसके लिए कुछ हो रहा है तो ये 3 स्तर पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। फिर अपनी राय देंगे कुछ, वो भी हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या बता सकते हैं। साइंस और टेक का उसमें क्या इस्तेमाल हो सकता है, और प्रमुख कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है, राजकीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन, कोई अगर कोई सम्मेलन वगैरह हुआ है, कोई बैठक हुआ है उसके संदर्भ में, ठीक है, कोई प्रयास हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को, हाँ सबको हम लोग इसमें समेट लेंगे। तो हमारी तीनों स्तर पर तैयारी हो जाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग को करंट में पूछता है तो भी हमारी तैयारी होगी, अगर इसको साइंस टेक में पूछता है तो भी हम लिखेंगे, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में पूछेगा तो भी हम लिखेंगे। और वहाँ पर कैसे होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इसका कृषि पर क्या प्रभाव है, अगर ऐसा पूछेगा तो ये किसका प्रश्न हो जाएगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो जाएगा। लेकिन वो सारे मुद्दे इसमें ज़रूर आएंगे जितना हमने कहा। वैसे ही कृषि है तो कृषि के बारे में सभी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे बिहार में कृषि का पिछड़ापन है तो क्यों है, इसके कारण क्या हैं, है ना, इसके लिए क्या क्या उपाय सरकार कर रही है, बिहार सरकार क्या उपाय कर रही है, हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ था बिहार को, द्वितीय हरित क्रांति में बिहार किस प्रकार लाभ अधिकाधिक उठा सकता है, और इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या इस्तेमाल हो सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं, कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, जैसे कृषि रोड मैप वगैरह था बिहार में चला। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी डायमेंशन से हर चीज़ को पढ़ेंगे तो तीनों टॉपिक हमारा तैयार होते जाएगा। उसके लिए भी हम बनाए हुए हैं टॉपिक वाइज, वो भी हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, पहले से हालांकि है किया हुआ टेलीग्राम में, हम फिर से कर देंगे उसको, और उसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। डेटा आपके पास होना चाहिए। जब 1 मंथ बचेगा आपका मुख्य परीक्षा को, तो आप सभी के पास डेटा कुछ एक, उसके लिए अलग से 5-6 पेज का 10 पेज का एक बना लेना है, और वो एग्ज़ाम के दिन भी ले जाना है वहाँ, और उसको एग्ज़ाम के जस्ट पहले वही देखेंगे, सिर्फ बाकी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। डेटा ज़रूर देख लेंगे एक बार, क्योंकि आप वो जितना उसमें यूज करेंगे आपका आंसर उतना भरा भरा लगेगा, तथ्यात्मक लगेगा, है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ हवाई बातें लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं। आपके पास कुछ तथ्य होंगे लिखने के लिए। मान लिया जाए कि आपको बेरोज़गारी पर ही लिखना है, अगर आपके पास बेरोज़गारी से संबंधित बिहार राज्य का, है ना, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, कोविड के काल में क्या क्या हुआ, बेरोज़गारी पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों का डेटा होगा। अगर आप लिखेंगे तो आप बेरोज़गारी पर आपका उत्तर भरा भरा लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। कृषि है, कृषि से संबंधित डेटा होना चाहिए आपके पास। उस तरह पॉलिटी में भी बहुत सारा डेटा है जो आपके पास होना चाहिए। तो ये बस ये 4-5 चीज़ों की तैयारी आपको जीएस में करनी है, और मैथ आपको रोज़ एक ज़रूर बनाना है, इस चीज़ को याद रखना है। अगर आपसे मैथ छूटता है तो आप बाहर होते हैं, मैथ आपसे छूटता है तो आप मेन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अभी कितना मार्क्स का है, 72 का है, 36 का, हाँ 2, और उस 36 में भी 4 या 5 होता है ABCD करके, है ना। तो उसको रोज़ एक ज़रूर बनाएंगे। उसमें जिसको जो इजी लगता है उस पर विशेष फोकस करे वो। जैसे किन्हीं को ब्रीथ चार्ट सही लगता है, किसी को लगता है कि पाई चार्ट मेरे लिए आसान है ना, किसी को वो दंडालेख वाला जो प्रश्न होता है। तो जो भी लगता है कि हमसे बनेगा उसको डेली प्रैक्टिस ज़रूर अभी से करना चाहिए। रोज़ एक प्रश्न निश्चित रूप से हल करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी एरिहंट की किताब जैसे बहुत अच्छी है, क्वेश्चन बैंक है जो BPSC का है, और अदर UPCS है, LKJ का भी अच्छा है, हाँ हम देखे हैं, LKJ का भी अच्छा है। इसके सेट का आता है वो भी अच्छा है। नहीं हम नहीं देखे हैं वो, अरिहंत और LKJ, हाँ एरिहंट का अच्छा है, और क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना है निश्चित रूप से। RS अग्रवाल का भी है, ये मोटी सी बुक होता है। RS अग्रवाल है, लेकिन वो इसमें उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो दूसरा है RS अग्रवाल का, वो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वो अलग है, एक चैप्टर है उससे अच्छा है, एरिहंट का है, बढ़िया है वो। 66 में सर वहीं से आया था क्वेश्चन, अग्रवाल का अंतिम से था, वहाँ से क्वेश्चन रखा था, हम देखे थे।
वो तो अलग मैटर है कि कहाँ से, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए एल के झा का भी अच्छा है और एरिहंट की बुक बहुत अच्छी है। अरिहंत की हाँ, एरिहंट की बुक है, बहुत अच्छी है। अरिहंत की आई है स्टैटिक्स DI करके। हाँ, अच्छा सर, तो ये इसमें एल के झा का 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, कौन सा वॉल्यूम है? दोनों? एक है जहाँ तक हमको याद है, एक है उसका जो क्वेश्चन बैंक है और दूसरा प्रैक्टिस बुक है। तो दोनों क्वेश्चन बैंक तो खैर निश्चित रूप से बनाना चाहिए, और हिस्ट्री वगैरह भी जैसे तैयारी अभी करेंगे आप लोग या पॉलिटी भी, तो हम यही सलाह देंगे कि टेस्ट जो देते हैं, तो हम जैसे टेस्ट ले रहे हैं ग्रुप में या और कहीं देना है दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक ज़रूर सॉल्व करिए। किसी भी साल का क्वेश्चन निकाल लीजिए और मानकर चलिए कि 3 घंटे मेरे पास हैं, अब बैठ जाइए और बनाइए। उससे अच्छी तैयारी नहीं है, ठीक है। और लिखने का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके वो करना है। ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि हम घर में ही बैठे हुए हैं और लिख रहे हैं। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। कंटेंट क्या होना चाहिए सर? जैसे आंसर कंटेंट क्या होना चाहिए? जो किसी मान लीजिए मैटर से पढ़ लिया उसी को उतार देना है कि कुछ और उसमें डालना है, ऐड करना है? नहीं समझे सर, ये कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आंसर या बुक में कहीं नोट्स पेपर है उसी को उतार देना है या उसमें अपने से कुछ डाटा भी प्रोवाइड करना है? हमेशा लिखा होता है। इतने जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, UPSC से लेकर के BPSC या फिर कॉलेज तक का एग्ज़ाम आप देते हैं, जो भी डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो हम बुक कोई भी आप पढ़ें, लेकिन अपनी भाषा जो आपकी शैली है उसका प्रयोग करें, वो अच्छा रहेगा और उसी में आप अपनी बात को बेहतर कर भी सकेंगे। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, कुछ आपको बता रहे हैं, अब आपको यहाँ बिठा देंगे, आप कुछ बताइए, तो मेरी भाषा शैली अलग है बताने की, आपकी शैली अलग होगी, और अच्छा यही होगा कि आप अपनी शैली में ही बताएं। कंटेंट तो वही रहेगा ना सर? हाँ, कंटेंट वही रहेगा, बिल्कुल कंटेंट वही रहेगा। और उसी में 2-3 चीज़ कुछ लोग डायग्राम यूज करते हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत लोग बेवजह का भी डायग्राम यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा है पटना कलम शैली जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं, उसमें भी वो बिहार का या पटना का मानचित्र बता रहे हैं कि कहाँ पर इसमें पटना में चित्रकार रहते थे। ये तो हमको लगता है निरर्थक है, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये ज्योग्राफी वगैरह में यूज किया जा सकता है, इकोनॉमिक्स में भी किया जा सकता है डायग्राम का यूज। मतलब लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत थी, बताने से वो चीज़ क्लियर हुआ थोड़ा, है ना, उसमें क्लियरिटी आई। जैसे हम ही पढ़ाते हैं, अगर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अगर हम कोई डायग्राम बना दें इस प्रकार का जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए, तो कहा जाएगा कि उसकी कुछ उपयोगिता है। लेकिन बेवजह का हम डायग्राम बनाएं, अगर हर चीज़ में डायग्राम ही बनाने लगें तो वो भी अच्छा नहीं रहता, है ना। हम लोग डेटा का ही प्रयोग करें, तो उस चीज़ का प्रयोग करें जो उसमें उसकी ज़रूरत हो, है ना, जिसको लिखने से थोड़ा सा क्लियरिटी आता है उसमें। जैसे हम बेरोज़गारी के बारे में लिख रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा डाटा होना चाहिए जो प्रश्न से जुड़ा हुआ। बेवजह का उसमें हम लोग नहीं ठूसें कि अब ज़बरदस्ती हम डाल रहे हैं, है ना। जरूरत के हिसाब से, हाँ, ज़रूरत के हिसाब से ही हम प्रयोग करें तो वो बेहतर है। सर, मौर्य कला में बनाया जा सकता है स्तूप हो गया सर। हम कल देखे कि मौर्य कला में कुछ लोग बना रहे थे कि स्तूप कि कैसे उसका डिज़ाइन होता था। अच्छा है, क्योंकि आपको भी बताना है कि डिज़ाइन कैसा होता था। अगर आपके पास है डायग्राम उसका तो बना सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने पालकालीन कला के बारे में भी बनाया था कि कहाँ उसका मिला है, तो वो ठीक है, आप उसको दर्शा सकते हैं कि हाँ ये क्षेत्र जो है ये सभी पालकालीन कला के अवशेष जो है जहाँ मिले हैं वो उन क्षेत्रों को दर्शाता है। इससे क्या होता है कि आप शब्द लिखने से बच जाते हैं कि वहाँ मिला, यहाँ मिला, गया में मिला, फिर वहाँ मिला, आप डायरेक्ट उसी को दर्शा देते हैं। तो या तो आप शब्दों में लिखिए या डायग्राम से दर्शा दीजिए। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य जो कॉपी जांच करने वाले हैं शिक्षक, उनको यह बताना आपका उद्देश्य है कि हम जान रहे हैं कि कहाँ पालकालीन कला के अवशेष थे। तो या तो हम शब्द में लिख देंगे या हम मानचित्र पर आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ मिला था, है ना। लेकिन जैसे अब ये चित्रकार कहाँ रहते थे, इसको भी कुछ लोग बना रहे हैं, वो हमको नहीं लगा ठीक। तो जहाँ पर जरूरी है, जहाँ पर जरूरी मतलब जहाँ प्रासंगिक है, जहाँ लगे कि उसका कुछ उपयोगिता है, जिससे वस्तु स्थिति थोड़ा क्लियर होती है। जैसे पटना में अब आप जैसे यहाँ पालकालीन कला का लोग लगा रहे हैं, तो उसमें लगा रहे हैं जैसे कि बिहार का मानचित्र बनाया, उसमें गया को दिखा रहा है, तो वो ठीक है, गया, फिर पटना दिखाया, कुम्हरार दिखाया, तो लग रहा है कि, या फिर नालंदा दिखाया, तो पता चल रहा है कि हाँ ये सब शहर थे, और वो क्लियर भी होता है। अब पटना में अगर कोई पटना का मानचित्र बता रहा है, उसमें कदम कुआं को रंग रहा है, ये कदम कुआं में यहाँ रहते थे, ये मच्छरहट्टा में रहते थे, तो उतना डीपली कौन जानता है, उतना डीपली कि अब जगह का नाम के मच्छरहट्टा कहाँ पर था।
है ना। एक तो बिहार है, उसमें पटना या गया नालंदा आप दिखा रहे हैं, काफ़ी है, उतना काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी तैयारी एक साथ की जानी चाहिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करेंट अफेयर्स, इन टॉपिक्स की तैयारी, ये सभी पोर्शन की तैयारी एक साथ, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ये कि एक साथ करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। आप कोई एक टॉपिक उठाएं और उसके हर डायमेंशन को पढ़ लें तो आपको तीनों की तैयारी हो जाएगी। और उसी तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई टॉपिक है वो आपको करंट में भी पूछेगा, और उसमें विज्ञान और तकनीक का क्या प्रयोग हो सकता है, अगर वो चीज़ जुड़ गया तो वो साइंस टेक का प्रश्न बन जाता है। कृषि के क्षेत्र में वैसे ही है, कोई समस्या है, हम लोग तो साइंस टेक में ये प्रश्न भी यहाँ देखे हैं बीपीएससी में कि जो है भारत की अधिकांश जो शहर हैं भारत के, वो धूल भरी सड़कों से भरे हुए हैं ना, ऐसा प्रश्न था। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, ये प्रमुख 3 या 4 दे दिया था कि इस तरह की समस्याएं हैं। 66 में तो बिहार के ही अर्थव्यवस्था, बिहार से ही लेकर मतलब पेपर 2 में दोनों सेक्शन कर दिया था जी। और उसके बाद उसमें पूछ देता है कि तो विज्ञान और तकनीक के ऐसे कौन कौन से 4 उपाय हैं जिनको आप लागू करना चाहेंगे, है ना। इन सभी के लिए जो 4 समस्याएं या 3 समस्याएं दिया गया, उन सभी से पार पाने के लिए, उन सभी को नियंत्रित करने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे कौन से उपाय होंगे, 4 उपाय जिनको आप लागू करना चाहेंगे। तो ये प्रश्न हो गया किसका, फिर साइंस टेक का। अगर पूछेगा कि इसके लिए बिहार और भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, आप अपने तरफ से भी 4 इसके लिए कोई उपाय सुझाएं, तो ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा। और उसी को आर्थिक जगत से जोड़ दिया जाएगा अगर, तो वो इकोनॉमिक्स में पूछ देगा। ज्योग्राफी, अब पारंपरिक ज्योग्राफी नहीं पूछा जाता है प्रश्न, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं 39वीं बीपीएससी में, उसमें इस तरह के प्रश्न मिलते हैं जो भारत में मिट्टी का वितरण, है ना, या कृषि का वितरण जो हम लोग उसमें पढ़ते थे, या फिर ये पढ़ते थे मानसून के बारे में पढ़ते थे, किस प्रकार प्रभावित करता है, हाँ, या बिहार के भौगोलिक प्रदेश कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भौगोलिक प्रदेशों में, तो ये सारा चीज़ पहले पूछा जाता था। अब इस तरह के प्रश्न जो है पारंपरिक प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि अब इसको एक तरह से कहा जा सकता है व्यवहारिक भूगोल है वो, या व्यवहारिक अर्थव्यवस्था है, उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे आपके आम जनजीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। यानी जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं है मूल रूप से, उसको भी जानना चाहिए वो सब चीज़, वही सब चीज़ पूछा जाता है। तो मेरे विचार से तो वो सरल हुआ है। और अगर जो भी आदमी एक्टिव है, रोज़ अखबार पढ़ता है, न्यूज़ देखता है, अपने आसपास क्या घट रहा है उस पर नज़र रखता है, तो बेहतर लिख सकता है। लेकिन इसी के लिए हमारे पास कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ डेटा होने चाहिए, कुछ संस्थाओं का नाम हमें पता होना चाहिए, कुछ व्यक्तियों का नाम पता होना चाहिए जो उन क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं। मान लिया जाए हम सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न हमको आ जाता है, मान लिया जाए ये करंट अफेयर्स में आ जाता है कि जो साइंस ये सौर ऊर्जा है, भारत में या विश्व में जो ऊर्जा के जितने भी सोर्स हैं हमारे पास देश में, वो घटते जा रहे हैं। जैसे कोयला है, वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा, है ना। जो भी पारंपरिक सोर्स हैं, जिसको अनवीकरणीय सोर्स कहते हैं, ये सभी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में सौर ऊर्जा की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो भारत में इसको लेकर क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, ठीक है, और इसकी संभावनाओं पर आप एक निबंध लिखिए, ये अपने विचार प्रकट करिए। तो आपके पास अगर जानकारी होगी कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है, अभी भारत सरकार ने पिछला जो बजट पास किया था उसमें कितने का लक्ष्य रखा था, कितना गीगाबाइट का, कि इतना हम लोग सौर ऊर्जा से उत्पन्न करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि उस समय से पहले उसको प्राप्त कर लिया गया। कुछ कंपनियां, जैसे रुसलॉन एक कंपनी है जो गुजरात में, राजस्थान में, जो कच्छ के रन में उसने लगाया है, वो पवन चक्की नहीं पवन चक्की लगाया है। ये मतलब हम बता रहे हैं नवीकरणीय अगर पूछा जाए तो उसमें पवन चक्की भी आता है। उसी तरह सौर ऊर्जा है, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, या भारत ने उसमें क्या क्या अपना लक्ष्य रखा था, कितना उसको प्राप्त किया, उसके लिए कौन कौन सी योजना चल रही है, उसका क्या नाम है। जैसे अटल सौर मिशन नाम से योजना चल रही है, आप लोग को पता होगा। ये पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी संस्था है भारत में उसके लिए बनाई गई है जो उस दिशा में कार्य कर रही है। पेरिस में जो हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था ना 2015 में, भारत ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
हुआ था ना। उसके अलावा भी भारत में एक सौर संगठन बना था गुड़गांव में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा, तथ्यात्मक होगा, तथ्य से भरा हुआ होगा, है ना, डेटा भी होगा। और बिहार सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है ये भी आप लोग को कुछ जानना चाहिए। वैसे में जो भौगोलिक जो हमारा है स्थिति है, परिस्थितियाँ है बिहार की, भारत की, जैसे बिहार के बारे में कहा जाता है, ये भारत के बारे में, हमारा देश कैसे कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में। हमारे यहाँ मिनिमम 300 दिन धूप उपलब्ध होता है ना। जैसे बिहार है, बिहार में मिनिमम 300 डेज हमारे यहाँ साल में धूप उपलब्ध होता है। इससे जो है कितना पता चलता है कि कितनी संभावना है सौर ऊर्जा के हमारे यहाँ। और जो मैदानी क्षेत्र है और जो रेगिस्तानी क्षेत्र जैसा राजस्थान का है या फिर कच्छ का रण है, वहाँ पर हम लोग जानते हैं 6 से 8 किलोमीटर के बीच प्रति घंटे की दर से अगर हवा स्पीड चलती है, हवा की स्पीड है, तो ऐसी जगह में पवन चक्की का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो राजस्थान और गुजरात है, जहाँ पर पवन चक्की की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ पर क्योंकि वो बीच बीच में अवरुद्ध होगा, है ना, हवा। जो मैदानी एरिया है वहाँ पर वो ज़्यादा सक्सेस करेगा। ये सारा चीज़ आप जानेंगे तो आप डेटा में लिख पाएंगे। तो इसीलिए एक डेटा के आंकड़ों की एक अलग आप नोट्स एक बना लीजिए, कुछ पेज का होगा, मुश्किल से 8-10 पेज का होगा, और उसको बांट लीजिए। पॉलिटी का डाटा, ज्योग्राफी का डाटा, इकोनॉमिक्स का, करेंट अफेयर्स में जो कुछ मुद्दे हैं उनका डेटा, साइंस टेक का, ठीक है। डेटा में सिर्फ संख्या ही नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंपनियों के नाम है, संस्थाओं के नाम हैं, योजनाओं के नाम हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई इस क्षेत्र में कोई पुरस्कार वगैरह उसको मिला है, ये सारा चीज़। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।